नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 8 नियंत्रण। आइए अब हम जानते हैं नियंत्रण का आशय एवं परिभाषा। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, नियंत्रण से आशय इस बात का पता लगाना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित योजनाओं लक्ष्यों के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की त्रुटियों एवं विचलनों को जानकर उसके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाना है ताकि यथावत उसे सुधारा जा सके एवं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ये नियंत्रण का आशय है बच्चों, इसे आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे। नियंत्रण से आशय इस बात का पता लगाना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित योजनाओं लक्ष्यों के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। इसका उद्देश्य कार्य की त्रुटियों एवं विचलनों को जानकर उसके कारणों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाना है ताकि यथावत उसे सुधारा जा सके एवं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। नियंत्रण से आशय प्रबंध के उस कार्य से है जो निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के सतत अनुगमन से संबंध रखता है। इस आशय को भी आप नोट कर सकते हैं। नियंत्रण से आशय में आप ये भी लिख सकते हैं कि नियंत्रण से आशय प्रबंध के उस कार्य से है जो निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के सतत अनुगमन से संबंध रखता है। अब जानते हैं नियंत्रण की परिभाषाएं। कुंटस तथा ओडोनिल के अनुसार, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों की विचलनों का पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि नियोजन के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसे नोट करना है बच्चों। दूसरी परिभाषा फिलिप कोटलर के अनुसार, नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणामों दोनों को निकट लेने के लिए कदम उठाए जाने की प्रक्रिया है। नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणामों दोनों को निकट लाने के लिए कदम उठाए जाने की प्रक्रिया है। पीई गोच के अनुसार तीसरी परिभाषा है, प्रबंधकीय नियंत्रण का अर्थ घटनाओं को योजनानुसार बनाए रखना है। प्रबंधकीय नियंत्रण का अर्थ घटनाओं को योजनानुसार बनाए रखना है। नियंत्रण की विशेषताएं। आइए अब हम जानते हैं नियंत्रण की विशेषताएं। अच्छा, हम इससे पहले मुझे बताना था, एक दरअसल नियंत्रण है क्या, ये हम लोगों ने प्रबंध के कार्य के अंतर्गत पढ़ा था, जिसमें यह प्रबंध का कार्य है और यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में मैंने आपको नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा बताया था कि नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। आज हम उसी नियंत्रण को विस्तृत से जान रहे हैं। तो आइए नियंत्रण की विशेषताएं पढ़ते हैं
पहला सतत प्रक्रिया, पहला सतत प्रक्रिया। दूसरा प्रबंध के सभी स्तर पर लागू, दूसरा प्रबंध के सभी स्तर पर लागू। बच्चों मैं 2 बार बोल रहा हूं, आप इसे नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा व्यापक क्षेत्र, तीसरा व्यापक क्षेत्र। चौथा योजनाओं का निर्धारण, चौथा योजनाओं का निर्धारण। पांचवा वर्तमान एवं भविष्य का नियंत्रण, वर्तमान एवं भविष्य का नियंत्रण। छठा विचलनों का विश्लेषण एवं सुधार, विचलनों का विश्लेषण एवं सुधार। सतत प्रक्रिया, नियंत्रण की विशेषता के अंतर्गत पहला है विशेषता सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है बच्चों ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया नियंत्रण प्रक्रिया जैसी वो उद्देश्य पूर्ण होता है समाप्त होती है और दूसरे उद्देश्य के लिए पुनः वह प्रारंभ हो जाती है। दूसरा प्रबंध के सभी स्तर पर लागू, प्रबंध के सभी स्तर, प्रबंध के स्तर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो सभी स्तर पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। व्यापक क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में इसे एक स्थान दिया गया है, बिना इसके वह कार्य पूर्ण रूप से कहा जाए शुद्धता लेते हुए या वह व्यवसाय पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता। वर्तमान एवं भविष्य का नियंत्रण, नियंत्रण प्रक्रिया वर्तमान में हुए कार्य को देखती है कि वास्तव में जो उद्देश्य और जो लक्ष्य रखे गए हैं क्या व्यवसाय अपना उस उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं। यदि कर रहा है तो उसे और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए, नहीं कर रहा है तो उसका कारण ढूंढा जाए और वहीं पे उस कारण का समाधान कर दिया जाए। और भविष्य के लिए भी उसमें ऐसी गलती ना हो, भविष्य के लिए और अच्छा हो, ये नियंत्रण के द्वारा ही किया जा सकता है। नियंत्रण का महत्व, आइए अब जानते हैं नियंत्रण का महत्व। इसे भी नोट करें बच्चों। संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति, संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति। दूसरा मानकों की यथार्थता को आंकना, मानकों की यथार्थता को आंकना। तीसरा संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। चौथा अभिप्रेरणा का साधन, चौथा अभिप्रेरणा का साधन। पांचवा अनुशासन स्थापित करने में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। छठा जोखिम में सुरक्षा। सातवां कार्यकुशलता में वृद्धि, सातवां कार्यकुशलता में वृद्धि। और आठवां भ्रष्टाचार व चोरी पर रोक, भ्रष्टाचार व चोरी पर रोक। अब इन बिंदुओं को विस्तृत रूप में जानेंगे। नियंत्रण के महत्व के अंतर्गत पहला बिंदु संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि कोई विचलन प्रकाश में आता है तो उसके सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है।
नियंत्रण का ये कार्य ही है बच्चों कि वो देखता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, क्या कार्य उसके अनुरूप हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है अर्थात विचलन की स्थिति आती है, तो उस विचलन को दूर करने के लिए, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियंत्रण प्रक्रिया मार्ग प्रशस्त करती है कि आगे हमें किस प्रकार से करना चाहिए कि यह त्रुटि या विचलन की स्थिति दोबारा ना आए। ठीक है। दूसरा बिंदु है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों को वास्तविकता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अगर नियंत्रण के द्वारा सही तरीके से कार्य किया जाए तो जो अपने संसाधन हैं उनका हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे, अधिक से अधिक उसको उपयोगी बना पाएंगे, मतलब व्यर्थ हमारा सामान या व्यर्थ हमारा समय व्यतीत नहीं होगा। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों को वास्तविकता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। अर्थात कि हम नियंत्रण प्रणाली द्वारा व्यर्थ की सामग्री गंवाने से बच सकते हैं या व्यर्थ का समय गंवाने से बच सकते हैं। अभिप्रेरणा का साधन। तीसरा बिंदु है अभिप्रेरणा का साधन। नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को उनके कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कि उनके द्वारा कार्य करने से क्या-क्या और कैसा-कैसा लाभ संस्था को प्राप्त होगा। अभिप्रेरणा मैं आपको समझा दूं, अभिप्रेरणा क्या है। किसी भी व्यक्ति को उसकी किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य अगर हमें कराना है तो सबसे आसान तरीका है उसे उसकी इच्छा शक्ति जागृत करा दीजिए आप। यदि आपने उसे उसकी इच्छा शक्ति जागृत करा दी तो निश्चित वह आपके कार्य को करने के लिए तत्पर होगा। और इच्छा शक्ति कैसे जागृत होगी? जब आप उसे उस कार्य को करने के बदले में उसे क्या लाभ होगा, उसे क्या हानि होगी, इन सब बातों से आप अवगत करा दें तो ये होता है अभिप्रेरणा। नियंत्रण भी अभिप्रेरणा का एक साधन है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर दिया जाता है कि यदि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से मन लगाकर कार्य करते हैं और उनके कार्य के उपरांत अगर व्यवसाय बहुत आगे बढ़ता है या संस्था खूब आगे बढ़ती है तो निश्चित उनका भी लाभ उसमें समाहित है। उन्हें भी लाभान्वित होना होगा, वो भी लाभान्वित होंगे। तो ये अभिप्रेरणा का साधन है। हम कर्मचारियों को इस तरह से अभिप्रेरित करके उनसे कार्य ले सकते हैं। अगला बिंदु है अनुशासन स्थापित करने में सहायक। नियंत्रण द्वारा पूरी तरह से उपक्रम की देखरेख की जाती है जिससे किसी भी कर्मचारी द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्य करने में रोक लगती है और नियंत्रण के भय के कारण संस्था में अनुशासन स्थापित रहता है। अनुशासन शब्द तो सबको पता है। अगर नियंत्रण ना हो, देखरेख ना हो तो अनुशासन डिस्टर्ब रहता है या अव्यवस्थित हो जाता है। एक भय सा बना रहता है अपने उच्च अधिकारियों का, अपने उच्च स्तरों का, कि कर्मचारियों के मन में कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे जो बॉस हैं वो देखेंगे, वो क्या बोलेंगे, डांटेंगे सबके सामने या फिर हमें इस तरह से परेशान करेंगे। तो ये अंदर से उनको भय सा बना रहता है जिसके कारण वो अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन में रहते हुए कार्य करते हैं। स्कूल का उदाहरण आप ले सकते हैं। स्कूल में यदि टीचर आपकी क्लास में नहीं है तो ये मान के चलिए आप सब आपस में बात करते हैं
और जैसे ही टीचर आते हैं तो टीचर का एक भय बना रहता है आपके मन में कि अगर हम बात किए तो टीचर ने डांटेंगे या टीचर गुस्सा करेंगे, मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना? तो अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है नियंत्रण। जोखिम में सुरक्षा। नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा देखरेख होते रहने से उपक्रम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अब नियंत्रण प्रक्रिया में बार बार जो नियंत्रक होते हैं, जो नियंत्रण कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार किए गए होते हैं, जो जो व्यक्ति की नियंत्रण प्रक्रिया करेंगे, वो बार बार उपक्रम में या संस्था में देखरेख करते हैं। कई बार बड़े बड़े कारखानों में कुछ मशीनों का बार बार परीक्षण करते हैं कि कहीं ये दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाए। तो वो पहले से देखते हैं, अरे ये टूटा हुआ है, नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा पता चल जाता है कि ये टूटा हुआ है, ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसे तुरंत ही बदल दिया जाता है। उसके स्थान पर दूसरी मशीन ले आई जाती है ताकि किसी कर्मचारी को कभी भविष्य में दुर्घटनाग्रस्त न हो और उसे परेशानी ना आए। तो ये नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा ही पता चल जाता है और नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा इस पर रोक हो जाती है। जोखिम में सुरक्षा। भ्रष्टाचार व चोरी पर रोक। अनुशासन व्यवस्था किसी संस्था में होने से उस संस्था में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि जैसे अनैतिक कार्य पर रोक लग जाती है। भ्रष्टाचार व चोरी पर रोक। निम्न स्तर से की देखरेख करने के लिए मध्य स्तर से उच्च स्तर। तो ये क्या करते हैं, हर एक कार्य को अच्छे और सही तरीके से निगरानी करते हैं या देखते हैं, जिससे वो जो अपने से अधीनस्थ कर्मचारी है वो उस कार्य को गलत तरीके से नहीं कर सकता, अर्थात अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे भय बना रहता है अपने से उच्च अधिकारियों का। कहीं मेरे गलत करने पर अधिकारी को पता चलेगा तो मुझे जाने क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। यह सोच करके वह भ्रष्टाचार और चोरी जैसे कामों में लिप्त नहीं होता और वह ईमानदारी से कार्य करता चला जाता है, जिससे हमारी संस्था अग्रसर होने लगती है या होती रहती है। तो ये रहा बच्चों नियंत्रण का महत्व। अब आज हम अभी और पढ़ेंगे नियंत्रण की प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया जिसमें पहला है प्रमापों का निर्धारण। पहला बिंदु है प्रमापों का निर्धारण। बच्चों जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं इन्हें कॉपी पे आप नोट करते चलिए, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण की प्रक्रिया। प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्रवाई करना। पुनः दोहराता हूं, इसे नोट करिए। नियंत्रण की प्रक्रिया, प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना। इनको विस्तृत से जानेंगे। अब पहला बिंदु है प्रमापों का निर्धारण। देखिए कैसे प्रमाप का निर्धारण होता है, मैं आपको इस बिंदु के अंतर्गत समझाता हूं। आप इसे अच्छे से सुनिए, देखिए और लिखिए भी, है ना? तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सुनने में, एक बार देखने में और लिखने में, बस आपका तैयार। प्रमापों का निर्धारण। देखिए नियंत्रण प्रक्रिया का पहला एवं महत्वपूर्ण कदम विभिन्न कार्य के लिए प्रमाप निर्धारण करना है।
मतलब बिना प्रमापों के निर्धारण के हम नियंत्रण नहीं कर सकते। प्रमाप संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे प्रतिदिन 100 बक्सों का उत्पादन करना है। ये जो 100 बक्से हैं बच्चों, यही है वो प्रमाप। मतलब हमने तय कर लिया कि एक दिन में हमें 100 बक्से बनाने हैं, ठीक है ना, या 100 पैकेट बनाने हैं, या 100 शर्ट बनाने हैं। मतलब जो जैसी संस्था है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं, मैंने उदाहरण के तौर पर 100 बक्से लिए हैं। वो संस्था जैसे जैसे बड़ी होगी, जितनी बड़ी वो 100 के 1000 भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है, लाख भी कर सकती है, तो वो उसके अनुसार है। तो प्रमाप का निर्धारण इस प्रकार से किया जा सकता है कि गुणात्मकता के आधार पर और संख्यात्मकता के आधार पर। तो 100 बक्सों का उत्पादन ये निर्धारित हो गया, या प्रति बक्से की लागत 400 रुपए आती। अब हमने तय कर लिया था कि 100 बक्से उत्पादन करेंगे और एक बक्से का लागत लगभग 400 रुपए आना चाहिए। तो ये रहा अपना संख्यात्मक। गुणात्मक, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर। अगर हम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा देंगे बच्चों, तो निश्चित वो 1 घंटे के एक्स्ट्रा वर्क करके जाएंगे। वो खुशी खुशी आधा घंटा और अपना देंगे, और उस आधे घंटे और 1 घंटे में अगर कर्मचारी मन लगाकर कार्य कर देता है तो वो हमारा अलग से उत्पादन होगा, ठीक है ना। तो प्रमापों का निर्धारण। दूसरा बिंदु है वास्तविक प्रगति का मापन। ये नियंत्रण ही करती है। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है वास्तविक प्रगति का मापन। नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला व्यक्ति नियंत्रक, नियंत्रक के कार्य मतलब क्या करेगा वो देखिए। नियंत्रण के इस चरण में निर्धारित प्रमापों के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। वास्तविक प्रगति की तुलना निर्धारित प्रमापों से की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि कार्य योजना के अनुसार हुआ है या नहीं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, प्रमापों का निर्धारण। तो अब कार्य चलने लगा, काम चालू है, हमने निर्धारित कर दिया था कि हमें 100 बक्से एक दिन में बनाना है और लगभग 400 रुपए उसका खर्च आना चाहिए। तो जब कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो इस कार्य प्रारंभ की स्थिति में नियंत्रक देखेगा कि वास्तव में 100 बक्से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो अच्छी बात नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे हैं, उसका कारण क्या है ना। तो जब हमने प्रमाप निर्धारित कर लिया, तो वर्तमान कार्य का निष्पादन जो हुआ है उस, या वर्तमान प्रगति जो हुई है या वास्तविक प्रगति हुई है, उस प्रगति को हम उस निर्धारित प्रमाप से तुलना करेंगे और पता लगाएंगे, ठीक है ना। तीसरा बिंदु वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना करना। यही जो मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रमाप तो हमने निर्धारित कर लिया, प्रमाप निर्धारित करने के बाद हमारा कार्य कैसा चल रहा है, कहां तक पहुंचा, क्या हमारा कार्य निर्धारित प्रमाप के अनुसार है या नहीं है। वास्तविक प्रगति की तुलना निर्धारित प्रमापों से की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि कार्य योजना के अनुसार हुआ है या नहीं, ठीक है। विचलनों का विश्लेषण। अब यदि हमारा कार्य प्रमाप के अनुसार हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, हम सही चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा कार्य प्रमाप के अनुसार नहीं हुआ, अर्थात विचलन की स्थिति आई, तो फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। वास्तविक कार्य तथा
प्रमाणित कार्य के अंतर को विचलन कहा जाता है। यहां विचलन स्पष्ट हो गया। वास्तविक कार्य तथा प्रमाणित कार्य के अंतर को विचलन कहा जाता है। अर्थात हमने 100 बक्से निर्धारित किए थे कि 100 बक्से बनाएंगे, लेकिन हमारा बन रहा है 85 बक्से। तो ये जो 15 बक्से का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, यही विचलन कहलाता है। इसी को विचलन कहते हैं। विचलन ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि 100 बक्से अपने निर्धारित प्रमाप था, 85 बक्से अपना वास्तविक कार्य निष्पादन हुआ, तो जो अंतर आया 15 बक्से का, वो ऋणात्मक विचलन है। ठीक इसके विपरीत हमने निर्धारित किया था 100 बक्से, लेकिन हमारे यहाँ कार्य बहुत अच्छे से हुआ, नियंत्रण प्रक्रिया बहुत अच्छे से अपनाई गई, मजदूर या कर्मचारी अभिप्रेरित थे, तो उन्होंने 100 के जगह में 125 उत्पादन कर दिया, अर्थात 125 बक्से तैयार कर दिए। अब वास्तविक कार्य हमारा 125 हुआ और निर्धारित हुआ था कितना, 100। तो 125 और 100 के बीच का जो अंतर है 25, ये अपना धनात्मक विचलन हुआ। तो जब भी किसी चीज में धनात्मकता आती है तो उसमें ज्यादा विचार किया तो जाता है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से ऋणात्मक विचलन या ऋणात्मक आने पर किया जाता है। ऋणात्मक विचलन का पता लगाया जाना जरूरी है, किंतु धनात्मक विचलनों का प्रयोग भविष्य की कार्य योजना में किया जा सकता है। अर्थात ऋणात्मक विचलन का पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। किंतु धनात्मक अगर विचलन आता है तो हम उसे भविष्य में उपयोग लाने के लिए उस योजना को तैयार करने में किया जा सकता है, या कर सकते हैं कि भैया इस सेशन में या इस दिन या इस साल हमने ऐसा ऐसा किया था, इसलिए हम अपने निर्धारित प्रमाप से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाए थे। तो इसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। किंतु अगर ऋणात्मक आया तो ऋणात्मक विचलन को पता लगाकर उसे वहीं के वहीं जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। सुधारात्मक कार्रवाई करना। सुधारात्मक कार्रवाई करना नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। निष्पादन कार्य में विचलन पाए जाने पर विचलन के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है। पहला, प्रगति की बाधाओं को दूर करना। दूसरा, बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकना या बाधाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना। आगे बात समझ में। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम कार्य या अंतिम चरण सुधारात्मक कार्रवाई करना है। जब हमने प्रमाप निर्धारण किया, वर्तमान कार्य किया, वर्तमान से निर्धारित प्रमाप की तुलना की, विचलन ज्ञात किया, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जब हमें विचलन प्राप्त होगा तो उस पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। और वो कार्रवाई या वो सुधारात्मक कार्रवाई इस प्रकार से हो सकती है कि प्रगति की बाधाओं को दूर करना, बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकना। ठीक है। प्रगति की बाधाओं को दूर करना, इसे आप कॉपी में नोट करते चले। मैं धीरे धीरे 2 बार बोलता हूं और खूब आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे नोट करते चले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है बच्चों। प्रगति की बाधाओं को दूर करना। वास्तविक प्रगति में कोई बाधा आती है तो उसे दूर किया जाता है। जैसे मशीन आदि उपकरणों की खराबी को मरम्मत द्वारा ठीक किया जाना, बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकना,
नियंत्रण द्वारा इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई अवरोध न आए और इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करें। अब आगे का नियंत्रण के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।